हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडी सीकर। और आज के लेक्चर में ये जो सुपर लेक्चर सीरीज़ है, हम हर एक लेक्चर में एक पर्टिकुलर यूनिट से कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो पेपर 1 में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बिकॉज टीचिंग लर्निंग से कंसेप्ट पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम ट्राई करेंगे कि हम कंसेप्ट को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझें, थोड़े मेमोरी ट्रिक्स के साथ समझें, सो दैट आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आप अपने आप करेक्ट आंसर्स टिक आउट कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग विद द लेक्चर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप दिसंबर 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए और अब टाइम है बहुत सीरियस होने का और आपका जो टारगेट है वो सिर्फ नेट नहीं जेआरएफ भी है, तो आपकी प्रिपरेशन भी नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए। और इसके लिए एडुसीकर आपके लिए लेके आया है अल्टीमेट कॉम्बो। आप लोग टर्बो रिवीजन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस प्लस पेपर 1 दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे। ठीक है, फास्ट एंड एग्जाम ओरिएंटेड इसमें आप रिवीजन कर सकते हो। एंड साथ ही में आप हमारे द फाइनल शॉर्ट टेस्ट सीरीज़ में भी एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको नेट जेआरएफ एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। डिटेल्ड एनालिसिस होगा बोथ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि ये जो ऑफर है ये लास्ट टाइम ऑफर है और सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। इसके बाद प्राइसेस और एक्सेस दोनों चेंज हो जाएगा। सो एनरोल नाउ एंड टेक योर फाइनल शॉट एट जेआरएफ विद एडुसीकर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। हर एक क्वेश्चन डिफरेंट कंसेप्ट एंड टॉपिक से होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद questions. So the first question is related to team pair solo strategy. अच्छा, ऑल्सो जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ज़्यादातर ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिसेंटली आपके PYQs में आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में पेपर 1 में। तो उनके बेसिस के ऊपर वो PYQs को एनालाइज करने के बाद ही हमने टॉपिक्स चूज़ करे हैं क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट सीक्वेंस क्या है टीम पेयर सोलो स्ट्रैटेजी का। ठीक है। सो नाउ यू हैव दीज फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट का करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज D, B, C एंड A। तो हाउ लेट्स डिस्कस। तो देखिए, सबसे पहले देखिए जो टीम पेयर सोलो स्ट्रैटेजी होती है उसमें क्या होता है, ग्रेजुअली शिफ्ट होता है लर्नर का, आप कह सकते हैं लर्निंग का जो प्रोसेस होता है एक कलेक्टिव से लेके इंडिविजुअल तक की ये जर्नी रहती है। पहला स्टेप जो है उसमें जो सबसे पहला स्टेप आएगा या टीम पेयर सोलो स्ट्रैटेजी में वो आएगा जिसमें जो टॉपिक है दैट इज योर जो D वाला स्टेटमेंट है कि जो टॉपिक है या टास्क है उसको इंट्रोड्यूस करा जाता है। ठीक है। तो जो लर्निंग होती है वो बिगिन होती है जब जो टीचर है वो बच्चों को कुछ जो भी उसे टॉपिक पढ़ाना है, कंसेप्ट पढ़ाना है या जो भी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करना चाह रहे हैं उनसे बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। सो बच्चों को एक क्लैरिटी और एक डायरेक्शन मिलता है। सेकेंड आता है जब स्टूडेंट्स जो हैं साथ में काम करते हैं। सो दैट इज द B स्टेटमेंट, स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन अ ग्रुप। ठीक है। तो एक टीम फेस होता है जिसमें बच्चे जो हैं वो कोलैबोरेट करते हैं लार्जर ग्रुप्स में। ठीक है। वो अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग जो है बच्चों की वो डेवलप होती है और एक कॉन्फिडेंस जो है बच्चों में वो बिल्डअप होता है। देन थर्ड जो आता है स्टेप वो होता है आपका जब स्टूडेंट्स जो हैं पार्टनर के साथ वर्क करते हैं सिमिलर टास्क को। ठीक है। अब पहले तो स्टूडेंट्स ग्रुप में काम करते थे पर अब क्या होता है उन स्टूडेंट्स को सिर्फ पेयर में काम करना पड़ता है। और लास्ट स्टेप में जो बच्चे हैं वो सोलो काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप आइडिया समझो टीम पेयर सोलो स्ट्रैटेजी का क्या होता है। टीम पेयर सोलो का मतलब ही यही होता है कि सपोर्ट जो है वो धीरे धीरे कम होता है, इंडिपेंडेंस जो है वो धीरे धीरे ठीक है बढ़ता है। अब इसका एग्जाम्पल सोचो कि आप एग्ज़ाम में पहली बार एग्ज़ाम आप आंसर लिख रहे हो। ठीक है। तो टीचर जो है पहले टॉपिक से इंट्रोड्यूस करता है कि चलो आप एक्सप्लेन करो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। फिर वो होता क्या है, पहले आप अपने फ्रेंड्स को डिस्कस करते हैं, ग्रुप में डिस्कस करते हैं, कोई डिफरेंट सब अपने अपने पॉइंट्स बताता है, कोई एग्जाम्पल देता है, तो ये एक टीम स्टेज हो जाती है। फिर टीचर बोलता है कि अब आप सिर्फ एक पार्टनर के साथ बैठ के इसके बारे में आंसर राइटिंग करो। ठीक है। तो आप दो लोग जो है आप और आपके फ्रेंड जो है वो इसे और डिफाइन करते हैं जो आपने ग्रुप में सीखा था। ठीक है। तो ये हो जाती है फिर पेयर स्टेज। और फिर लास्ट में टीचर बोलता है कि अब आप अपने नोटबुक खोलो और इंडिविजुअली ऐसे लिखो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो ये होता है सोलो स्टेज। तो इसकी जो मेमोरी ट्रिक है वो यही है कि पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि एक बहुत बड़ा क्लासरूम है, फिर ग्रुप्स हैं, फिर आपका फ्रेंड है और फिर आप खुद हो। ठीक है। तो जो सीक्वेंस होगा दैट विल बी टॉपिक कि मेन आप किस टॉपिक पे काम कर रहे हो, फिर टीम, फिर पेयर और फिर सोलो। तो इसीलिए जो करेक्ट इसका सीक्वेंस था वो था D, B, C एंड A। नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन। तो आपको मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन के जो स्टेप्स थे उनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना था और ये 3 आपकी स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं। सो नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो।
जब तक मैं आपको करेक्ट आंसर नहीं बताती हूँ, आप एक काम भी कर सकते हैं। अगर आपने आपने ये यूनिट अपना कंप्लीट कर लिया है तो आप इसे पॉज करके वीडियो को आप खुद भी रीड करके करेक्ट आंसर गेस कर सकते हो। सो यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, विच इज CAB। तो सबसे पहले प्लानिंग आएगा, फिर आएगा मॉनिटरिंग और फिर आएगा इवैल्यूएशन। ठीक है, तो देखो मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन होता क्या है। मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन होता है जब आप लर्नर को अलाउ करते हैं कि वो कॉन्शियसली, ठीक है, कंट्रोल कर सकता है और अपने लर्निंग प्रोसेस को डायरेक्ट कर सकता है। इसके 3 मेजर फेसेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो फेज होता है वो होता है प्लानिंग का फेज, जिसमें लर्निंग गोल्स और स्ट्रैटेजीज को डिफाइन करा जाता है, जिसमें लर्नर जो है अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, देखते हैं, रिसोर्सेज चूज करते हैं कि उन्हें कहाँ से पढ़ाई करनी है, क्या अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज उन्हें अडॉप्ट करनी है। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेज होता है मॉनिटरिंग, जिसमें वो अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं कि वो देखते हैं कि जो वो पढ़ रहे हैं या जो वो सीख रहे हैं उसमें उन्हें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ उन्हें कन्फ्यूजन हो रहा है, किस चीज़ पे उन्हें ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, और फिर लास्ट स्टेज होती है इवैल्यूएशन की, जो उसमें होता है कि आप अपना आउटकम को इवैल्यूएट करते हैं जब आप वो पूरा टास्क कंप्लीट कर लेते हो। तो देखो मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन बेसिकली होता क्या है। मेटाकॉग्निशन का ही मतलब ये होता है कि आप अपनी पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप नेट की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो आपने डिसाइड करा कि आज आप पेपर 1 का टीचिंग मेथड्स पढ़ेंगे। आपने 2 घंटे पढ़ाई करी, तो ये हो गया आपका बेसिकली प्लानिंग। फिर पढ़ते वक्त आपको खुद से आप ये पूछते हो कि क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपको कोई वीडियो से अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या वीडियो रिवाइंड करके देखने की ज़रूरत है क्योंकि आपको एक बार में नहीं समझ में आया। तो ये हो गया आपका मॉनिटरिंग। फिर पढ़ाई के बाद आप टेस्ट देते हो। ठीक है, MCQs अटेम्प्ट करते हो उसी सेम यूनिट से और फिर आप देखते हो कि कहाँ गलती हो रही है। अगर आपको सारे सही हो रहे हैं इसका मतलब आपका ये यूनिट है, आप फिर आपको इस पे कमांड आ गई है। अगर गलत हो रहे हैं क्वेश्चन तो आप खुद देखते हो कि आपको कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये होता है इवैल्यूएशन। तो बेसिकली इसकी जो मेमोरी ट्रिक है वो यही है, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। तो बिफोर मतलब प्लानिंग, ड्यूरिंग मतलब आप चेक करते रहते हो और आफ्टर मतलब आप रिफ्लेक्ट करते हो अपनी चीज़ों के ऊपर। तो इसीलिए जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा CA&B, कि पहले आप क्या करोगे, पहले आप प्लान करोगे, फिर आप मॉनिटर करोगे अपनी चीज़ों को और फिर आप इवैल्यूएट करोगे। ठीक है, सो यस। सो नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग मॉडल से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि जो अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिव लर्निंग मॉडल मीनिंगफुल लर्निंग कब अकर होती है स्टूडेंट्स के साथ, और ये आपको इसमें आपके ऑप्शंस हैं। सो नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर, और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि जो लर्निंग है वो तब अकर होती है जब आप नई नॉलेज को बिल्ड करते हैं थ्रू एक्सपीरियंसेस, इंटरैक्शंस और रिफ्लेक्शंस के थ्रू। देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो एम्फेसाइज यही करता है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो लर्निंग है उसे आप एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आप नॉलेज को बिल्डअप कर सकते हो, आप कर सकते हो जब आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, आपके पास जो एक्सपीरियंस है उसके अलावा आपको कुछ नया जानने को मिल रहा है। तो लर्निंग इसीलिए कंटेक्चुअल होती है, कोलैबोरेटिव होती है और इंक्वायरी ड्रिविंग होती है। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, कि जब आप न्यू नॉलेज को बिल्ड करते हो थ्रू एक्सपीरियंसेस, इंटरैक्शंस एंड रिफ्लेक्शन। सो बेसिकली आप ये समझो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग से मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म का एक ही मतलब है कि जब आप नॉलेज को और ज़्यादा बिल्डअप कर पाते हो, स्टूडेंट जो है वो खुद नॉलेज बनाता है। फॉर एग्जांपल आपके टीचर ने आपको बता दिया डेमोक्रेसी, उन्होंने डिफाइन कर दिया, पर आप डेमोक्रेसी को आप रियल लाइफ एग्जांपल में देखते हो कि आप देखते हो कि अच्छा हाँ मेरे कॉलेज में भी तो इलेक्शंस हो रहे हैं, ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, मेरे कॉलेज में भी सबको राइट्स है। ठीक है, हम लोग अपने हक की बात आगे रख रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स है वो अपने आप से एनालाइज कर पा रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, कि कॉलेज इलेक्शन में क्या प्रॉब्लम होती है। अब आजकल जैसे कॉलेज इलेक्शंस में भी सोशल मीडिया का रोल होता है, और इन ऑन अ लार्जर लेवल पे अगर आप देखिए इलेक्शंस में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोग कैसे सोशल मीडिया को यूज़ करते हो, तो आप हर चीज़ों को कोरिलेट कर पा रहे हो, आप अपनी नॉलेज जो है बिल्डअप कर पा रहे हो। तो सिर्फ आपने टेक्सचुअल नॉलेज नहीं ली जो आपके टीचर ने पढ़ाया, ठीक है, बुक से, इसके अलावा आपने रियल लाइफ सिचुएशन से उस चीज़ को और ज़्यादा कोरिलेट करके और ज़्यादा एक क्लैरिटी ली। तो स्टूडेंट्स जो है वो अपने एक्सपीरियंस से कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, डिस्कशन होता है, एक मीनिंगफुल लर्निंग होती है। सो दैट इज़ बेसिकली कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। ठीक है, तो स्टूडेंट जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्टिविज्म। तो अगर ऑप्शन में लिखा हो, ठीक है, कि सिर्फ लेक्चर है या सिर्फ मेमोराइजेशन है या सिर्फ वर्कशीट है, तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म में नहीं आता। ठीक है, आप समझ जाओ कि वो गलत है। करेक्ट आंसर वही होगा जिसमें कंस्ट्रक्टिविज्म, अगर आपको कीवर्ड मिल रहा है क्वेश्चन में, तो आप ये समझो करेक्ट आंसर इसका वही होगा जहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट है वो अपनी नॉलेज को बिल्ड कर रहा है थ्रू एक्सपीरियंसेस। ठीक है, अब वो एक्सपीरियंस के थ्रू भी कर सकता है बिल्ड नॉलेज को, ठीक है, या फिर इंटरैक्शंस के थ्रू भी बिल्ड कर सकता है नॉलेज को, या रिफ्लेक्शंस के थ्रू भी कर सकता है। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर that was correct in the question was option number 3rd. So yes,
Now let's move with the next question. So the next question is from problem based learning. ठीक है, तो क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है टीचर का रोल एक प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग मॉडल में. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, और इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो है एक्ट करना एज अ फैसिलिटेटर, जो गाइड करता है स्टूडेंट की इंक्वायरी को. ठीक है, तो देखिए जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होती है उसमें जो टीचर होता है वो फैसिलिटेटर का काम करता है. वो स्टूडेंट्स को गाइड करता है कि वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर कर पाएँ, अपने खुद से कुछ रिसर्च करें और कोलैबोरेट कर पाए, और उनकी लर्निंग जो है और ज़्यादा डीप हो. ठीक है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है काफ़ी एक इंक्वायरी बेस्ड मॉडल जो है, क्रिटिकल थिंकिंग उनकी जो है वो इन्हांस हो. सो बेसिकली प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में अगर आप देखें जो टीचर का रोल होता है, सबसे कॉमन जो मिस्टेक होती है वो ये होता है कि टीचर आंसर नहीं देता, टीचर डायरेक्शन देता है. ये चीज़ याद रखना प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में. फॉर एग्जांपल टीचर बोलता है कि व्हाई डू सम गवर्नमेंट पॉलिसीज फेल. अब जो है स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, एग्जाम्पल ढूंढते हैं, डिबेट करते हैं, तो टीचर सिर्फ पूछता है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, इसके पीछे क्या कोई एविडेंस है. तो बेसिकली जब आप उस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हो, चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हो, तो आपकी जो है स्टूडेंट की जो है वो थोड़ी ऑटोनॉमी जो है वो इम्प्रूव होती है, थोड़ी उसकी इंक्वायरी, वो जब चीज़ों के बारे में करता है तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग पावर जो है वो इम्प्रूव होती है. सो नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो डिस्कवरी लर्निंग मॉडल होता है उसमें जो क्लासरूम की जो एक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा अलाइन किसके साथ करती है, क्योंकि ये जो फिलॉसफी है दैट इज़ ऑफ ब्रूनर्स, तो उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन नंबर सेकेंड, कि जो स्टूडेंट है वो एक्सप्लोर करता है पैटर्न्स को डाटा में और फिर अटेम्प्ट करता है इन्फर करने के लिए कि क्या रूल रहेगा. तो ब्रूनर्स की जो देखिए डिस्कवरी लर्निंग मॉडल था उसमें क्या होता था कि अकॉर्डिंग टू हिम कि आप स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हो कि वो नए आइडियाज़, नए फैक्ट्स, नए इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करें, इन्वेस्टिगेट करें और फिर अपने उस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस के ऊपर जो है नए रूल्स एंड कंसेप्ट्स को डिराइव करें. ठीक है, सो बेसिकली इससे होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा डीपन होती है और एक बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्टिंग एक मोटिवेशन जो है बच्चे में वो इम्प्रूव होता है. सो बेसिकली डिस्कवरी लर्निंग का मतलब ही यही होता है कि रूल्स को आप खुद ढूंढते हो, बनाते हो. सो फॉर एग्जांपल अगर टीचर जो है वो फार्मूला आपको डायरेक्टली ना बताए और वो फार्मूला बताने की बजाय वो आपसे कहे, आपको कोई डाटा दे दे और फिर बोले कि आपको जो है अब आइडेंटिफाई करना है, खुद एक रूल बनाना है, तो अब जो स्टूडेंट्स हैं वो पैटर्न देख कर एक रूल निकालते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप साइकिल चलाना नहीं सीखते हो, तो कोई सिर्फ लेक्चर से तो आपको नहीं सिखा सकता कि ऐसे ऐसे साइकिल चलाना है जब तक आप खुद से वो चीज़ को ट्राई नहीं करते हो. तो इसीलिए इसका मेन मेमोरी ट्रिक यही है कि आप सोचो कि यू डोंट नीड टू टेल एनीवन, यू जस्ट नीड टू फाइंड. ठीक है, तो अगर ऑप्शन में लेक्चर, मेमोरीज, एक्सप्लेन लिखा हो आप तुरंत रिजेक्ट कर दो अगर डिस्कवरी लर्निंग की बात हो रही है. करेक्ट ऑप्शन वही होगा जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो खुद से इन्फर कर रहा है रूल को. सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर इन टर्म्स ऑफ डिस्कवरी लर्निंग मॉडल. सो देयरफॉर जो बाकी ऑप्शन है वो इसीलिए गलत है कि जो मेमोराइजेशन है दैट इज अगेंस्ट डिस्कवरी लर्निंग. लेक्चर्स जो है वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं, डिस्कवरी को नहीं. और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सॉल्विंग टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस होती है, तो इसमें कोई नया एक्सप्लोरेशन नहीं होता. तो ये भी डिस्कवरी लर्निंग के और टर्म्स एंड कंडीशंस के अगेंस्ट में. तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड. सो यस, नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन से टूल्स ऐसे हैं जो बहुत सूटेबल हैं इंटरैक्टिव वीडियो बेस्ड लेसन्स बनाने के लिए, और ये इसमें कुछ टूल्स दिए गए थे. तो ये टीचिंग सॉफ्टवेयर में से क्वेश्चन है. टीचिंग सॉफ्टवेयर का एक हमने वीडियो भी शायद अपलोड करा था, और एग्जाम में आप एक बार डिवाइस ज़रूर करके जाइएगा टीचिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में. सो ये आपके फॉलोइंग ऑप्शंस हैं, क्योंकि प्रीवियस पेपर्स में देखें आपको बहुत ही कंसिक्यूटिवली इससे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. सो दीज आर योर फॉलोइंग ऑप्शंस, और इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो है A, B एंड C, दैट इज़ नियरपॉड, एडपजल और फ्लिपग्रिड. तो देखिए जो नियरपॉड होता है वो एक इंटरैक्टिव लेसन डिलीवरी सॉफ्टवेयर है. ठीक है, इसका मेन फीचर ही यही होता है कि कैसे आप इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, एम्बेडेड वीडियोस बना सकते हो. ठीक है, और इसका मेन बेनिफिट यही है कि ये टीचर्स को अलाउ करता है कि वो एक आप कह सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को जो वीडियो बेस्ड पे हो. ठीक है, इंटरैक्टिव लेसन्स हो.
एड पजल जो होता है वो वीडियो लेसन टाइप होता है, ठीक है। वीडियो लेसन क्रिएशन इससे हो सकता है। वीडियो एडिटिंग जो हो गया, एम्बेडिंग क्वेश्चंस हो गया, ये सब प्रोग्रेस ट्रैकिंग जो है वो इसके फीचर्स होते हैं, ठीक है। मेन इसका बेनिफिट यही है कि आप किसी भी पर्पस बिल्ड कर सकते हो फॉर क्रिएटिव इंटरेक्टिव वीडियोस, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो वॉच भी कर रहे हैं वीडियो और वो रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं अपनी चीज़ों को लेके। देन नेक्स्ट है फ्लिपग्रिड। तो ये भी वीडियो डिस्कशन प्लेटफॉर्म है। इसका की फीचर होता है कि वीडियो जो स्टूडेंट की जो वीडियोस हैं वो रिस्पॉन्सेस को ट्रैक कर सकते हैं, टॉपिक बेस्ड प्रॉम्प्ट्स मिल सकता है और फीडबैक टूल्स होते हैं इसमें। तो वीडियो बेस्ड लर्निंग को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। माइंड मिस्टर जो हो गया वो माइंड मैपिंग का टूल है, ठीक है। तो वो वीडियो क्रिएशन के लिए नहीं होता। और जो टिंकर कार्ड है वो 3D डिज़ाइन टूल है, तो वो भी वीडियो लेसन क्रिएशन के लिए नहीं होता है। सो इसीलिए जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नियरपॉड, एडपजल एंड फ्लिपग्रिड विच कॉरस्पॉन्ड्स टू ऑप्शन नंबर 1। सो बेसिकली आप सिंपली ये याद रखो कि वीडियो बेस्ड लर्निंग टूल्स वो होते हैं जिसमें वीडियो के साथ आप इंट्रैक्शन मिल रहा है, ठीक है। सो अगर टीचर से वीडियो दिखा दे और स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं तो वो नहीं होगा। अगर वीडियो के बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, और स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, डिस्कशन हो रहा है, तब लर्निंग होती है। तो आप वीडियो को देख रहे हो, आप क्लिक कर रहे हो और आप साथ में इंटरैक्ट भी कर रहे हो। तो जो नियर पॉड होता है उसमें इंटरैक्टिव वीडियो लेसन्स होते हैं, एडपजल में वीडियो के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, और फ्लिपग्रिड में वीडियो का जो रिस्पॉन्स होता है स्टूडेंट का वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। माइंड मिस्टर और टिंकर कार्ड जो है वो वीडियो टूल्स नहीं है, तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1 A, B एंड C। नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक जो साइंस टीचर है वो डिवाइड करता है क्लासरूम को स्मॉल ग्रुप्स में एंड देन आस्क देम डिज़ाइन अ वर्किंग मॉडल, ठीक है, जिसमें वो कंसेप्ट को, रिन्यूएबल एनर्जी के कंसेप्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करें। अब जो टीचर है वो ऑब्जर्व करता है हर ग्रुप की प्लानिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को और मॉडल बिल्डिंग प्रोसेस को, ठीक है, जो भी उनकी ऑनगोइंग लर्निंग हो रही है। तो अब ये जो आपकी जो सिचुएशन है ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये जो सिचुएशन है, ठीक है, इसमें जो असेसमेंट चल रहा है वो कौन सा है। सो नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। और इसमें जो करेक्ट आंसर होगा इस सिचुएशन में दैट इज, जो हमें क्वेश्चन में सिचुएशन दी गई है तो इसके हिसाब से जो असेसमेंट चल रहा है, जो टीचर कर रहा है, वो है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो देखिए जो करेक्ट आंसर है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, बिकॉज इस टाइप के असेसमेंट तब होते हैं दैट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। ये चीज़ याद रखिएगा, ड्यूरिंग जो लर्निंग प्रोसेस में जो असेसमेंट हो रहा है, सो दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसमें टीचर जो है वो मॉनिटर कर रहा है रियल टाइम प्रोग्रेस को, ठीक है। अब क्वेश्चन में भी कि टीचर क्या था कि क्वेश्चन में ये दे रखा था ना कि टीचर जो है वो ग्रुप्स को ऑब्जर्व कर रहा है, जब वो ग्रुप्स जो है वो प्लान कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं और एक मॉडल को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये पूरा जो ऑनगोइंग ऑब्जर्वेशन हो रहा है, फीडबैक हो रहा है, वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। सो बेसिकली आप ये समझिए कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के सो बेसिकली आप सिनारियो समझो पहले कि जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड करता है, रिन्यूएबल एनर्जी का वर्किंग मॉडल बनाने को बोलता है, और टीचर क्या कर रहा है, टीचर ऑब्जर्व कर रहा है कि कैसे वो प्लान कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देख रहा है उनकी, ठीक है, और क्या प्रोग्रेस है वो देख रहा है। कीवर्ड याद रखो, कीवर्ड है वाइल लर्निंग, ठीक है, ऑनगोइंग लर्निंग। सो जो मेमोरी ट्रिक है वो यही है कि सो बेसिकली सो कीवर्ड याद रखो, कीवर्ड क्वेश्चन में क्या था, वाइल लर्निंग, ठीक है, वाइल लर्निंग, ऑनगोइंग प्रोसेस। तो जो फॉर्मेटिव होता है दैट इज ड्यूरिंग द जर्नी ओनली, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुकिंग सीख रहे हो और शेफ़ बीच बीच में आपको टेस्ट करके बोलता जा रहा है कि ठीक है इसमें सॉल्ट कम है या इस टाइम पे गैस स्लो कर दो, तो ये फाइनल रिजल्ट तो नहीं है, पर ये इम्प्रूवमेंट के लिए है, ताकि जो फाइनल रिजल्ट आए आपको ऑनगोइंग प्रोसेस में आपको फीडबैक दे दिया जाए ताकि जो फाइनल रिजल्ट आए वो सही हो। तो इसीलिए दैट इज बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेन कीवर्ड ये याद रखना कि वो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, ड्यूरिंग द जर्नी होता है। सबमेटिव असेसमेंट जो होता है वो एंड में होता है। नॉर्म रेफरेंस जो असेसमेंट होता है उसमें कंपैरिजन होता है, और ऑथेंटिक जो असेसमेंट होता है वो रियल टास्क के बेसिस पे होता है। सो नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो कंटेंट है स्वयं प्रभा चैनल 21 में विद द थीम टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आर प्रोवाइडेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 दैट इज IIT दिल्ली। तो बेसिकली ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे। तो इससे मैं ये इंडिकेट करना चाह रही हूँ कि आपको स्वयं प्रभा की जो चैनल की लिस्ट है एग्जाम में जाने से पहले वो ज़रूर देख लेनी है, हो सकता है उसमें से क्वेश्चन इस बार भी आ जाएँ।
सो स्वयं प्रभा जो है दैट इज़ अ सेट ऑफ DTH चैनल, एक बार चेक कर लीजिएगा 40 है या 42 हो गया है, ठीक है, जो डिलीवर करते हैं हाई क्वालिटी करिकुलम बेस्ड कंटेंट्स को 24/7 बेसिस पे ये होता है। हर एक जो चैनल होता है उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को अलॉट कर दिया जाता है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए कंटेंट देने के लिए। चैनल नंबर 21 जो है स्वयं प्रभा का, वो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग को डेडिकेट करा गया है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल चैनल, जो एलोकेशन की जो लिस्ट है, जो कंटेंट प्रोवाइडर होगा इस चैनल के लिए वो है IIT दिल्ली, जो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जो स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए ही जाना चाहता है। सो येस, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 विच इज IIT दिल्ली। सो येस, now let's move with the next question. So the next question is related to adolescent learners. So which of the following are not typical academic, social, emotional or cognitive characteristics of adolescent learners? So now you have been provided with some of the statements. Multiple statement question है ये। अब इसमें से आपको चूज करना है, ये ज़रूर देख लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है आर नॉट, ठीक है, तो ये ज़रूर आप क्वेश्चन, अब मैं कहूँगी कि एग्जाम में भी ट्वाइस रीड करिए, कहीं आप मिस ना कर दें कीवर्ड्स। So these are your following options. और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 विच इज A and D. सो देखिए, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एसोसिएटेड नहीं हैं एडोलसेंट लर्नर्स के साथ। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि हाई इमोशनल स्टेबिलिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एसोसिएट नहीं करता है, क्योंकि जो एडोलसेंट लर्नर्स होते हैं यूजुअली वो इमोशनली स्टेबल नहीं होते, इमोशनली वोलाटाइल होते हैं, क्योंकि वो अभी भी डेवलप कर रहे हैं अपनी इमोशंस को, ठीक है, तो इसीलिए ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? हाई इमोशनल स्टेबिलिटी, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अडल्ट लर्नर्स का, ठीक है। देन नेक्स्ट इज हाई पीयर इन्फ्लुएंस। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है अडोलसेंट लर्नर्स का, क्योंकि वो एज ही यही होती है कि पीयर प्रेशर बहुत होता है, पीयर ग्रुप्स डिफाइन करते हैं, शेप करते हैं सोशल बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। सो यस, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड हाइपोथेटिकल रीजनिंग, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स उस टाइम पे डेवलप नहीं होती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डी विच इज़ कि आप मैनेज करते हो अडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइक जॉब एंड फैमिली। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है एडोलसेंट लर्नर्स का, ये अडल्ट लर्नर्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, क्योंकि एडोलसेंट में वो लोग के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो चीज़ है वो अडल्ट लर्नर्स में होती है, एडोलसेंट लर्नर्स में नहीं होती। अडल्ट लर्नर्स जो होते हैं वो चीज़ों को बैलेंस कर पाते हैं, एडोलसेंट लर्नर्स नहीं कर पाते हैं। और ई जो है वो ये है कि आइडेंटिफाई करता है आपका फॉर्मेशन एंड फ्लक्चुएटिंग सेल्फ कंसेप्ट। देन नेक्स्ट इज ई विच इज आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड फ्लक्चुएटिंग सेल्फ कंसेप्ट। तो ये एक क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एडोलसेंट लर्नर्स का। फाइन, सो येस, देयरफॉर योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। जो ए एंड डी स्टेटमेंट्स है वो टिपिकली कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है एडोलसेंट लर्नर्स के, ठीक है। तो एडोलसेंट लर्नर मतलब ही यही, आप ये समझिए एडोलसेंस एक जो फेज़ होता है वो फेज़ ही ट्रांजिशन का फेज़ है, जिसमें बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा क्यूरियस रहते हैं, पीयर ड्रिवन होता है। तो उसी बेसिस पे आपको ऑप्शंस को एनालाइज करना है कि हाई इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, नहीं होती, ठीक है। पीयर इन्फ्लुएंस होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीयर इन्फ्लुएंस होता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, हाँ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। अडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं जो अपन फैमिली की, एडोलसेंट नहीं लेते हैं, ठीक है। सो आइडेंटिटी कन्फ्यूजन जो होता है वो क्लासिक होता है। ऑल्सो जो ई वाला आइडेंटिटी वाला, आइडेंटिटी से रिलेटेड, तो ये भी आइडेंटिटी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एडोलसेंट्स का। सो दैट इज़ वाई इमोशनल स्टेबिलिटी और जो अडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं दे आर नॉट एडोलसेंट ट्रेट्स। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए एंड डी। So now let's move with the next question. So the next question is कि which of the following best describes the primary characteristic of memory level teaching? So now you have the following options. ये आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की, MLT लेवल की। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 कि स्टूडेंट जो है वो मेमोराइज करते हैं फैक्ट्स को और इन्फॉर्मेशन को थ्रू रोट लर्निंग। सो देखिए, मेमोरी लेवल जो टीचिंग होती है, सबसे पहले याद रखिएगा कि वो हर्बर्ट ने इंट्रोड्यूस करा था। ये जो होता है वो इनिशियल स्टेज होता है टीचिंग का, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है जब बच्चों को चीज़ों को सिर्फ याद कराया जाता है। उसमें बच्चों को चीज़ों को कंसेप्ट नहीं समझाए जाते या क्रिटिकल थिंकिंग इनहैंस होती है, बस बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं कि बच्चों से एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो चीज़ों को याद कर लें, फैक्ट्स को याद कर लें, इन्फॉर्मेशन को याद कर लें।
तो इस लेवल पे जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो टेक्स्ट बुक की नॉलेज है वो बच्चे रोट मेमोराइज कर लें, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो आइडेंटिफाई कर लें, रिकॉल कर लें, और जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे बस अपनी मेमोरी में रिटेन कर पाएँ। ये जो स्किल है ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में करी जाती है। टीचर का जो रोल होता है वो बहुत एक्टिव होता है और प्राइमरी होता है, और स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ पैसिव रिसिपिएंट्स होते हैं इस लेवल में, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि कोई इंटेलिजेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव नहीं होती है, पर हाँ जो आगे वाले लेवल्स हैं जैसे कि अंडरस्टैंडिंग लेवल है या रिफ्लेक्टिव लेवल है, उनके लिए फाउंडेशन जो है वो ज़रूर इस लेवल पे रखी जाती हैं। सो मेमोरी लेवल का मतलब ही सिंपल है कि आपको सिर्फ याद करना है, आपको अंडरस्टैंड नहीं करना, रट्टा मारना है, रिकॉल करना है, रिपीट करना है। सो टीचर बोलता है और स्टूडेंट जो है वो उसे सुनते हैं, कोई इसमें एनालिसिस, कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ कि स्टूडेंट्स जो है जो मेमोराइज करते हैं फैक्ट्स थ्रू रोट लर्निंग। Now let's move with the next question. So the next question is कि आपको कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अब आपको इसमें से चूज़ करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा नहीं है, ठीक है। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं इसमें से। एंड द करेक्ट आंसर इज़ कि ऑप्शन 1 जो है कि पहली जो स्टेटमेंट है सिर्फ वो ही करेक्ट है अबाउट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, रेस्ट सेकेंड एंड थर्ड आर नॉट करेक्ट। सो वाई लेट्स डिस्कस। तो देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेटमेंट फर्स्ट, तो वो करेक्ट है क्योंकि जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसमें 3 डोमेन्स होते हैं, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर। ये देखिएगा, कॉग्निटिव जो डोमेन होता है वो मेंटल स्किल्स से रिलेटेड होता है, जिसमें जो लेवल्स होते हैं वो होता है नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। फिर सेकंड जो डोमेन होता है वो इफेक्टिव डोमेन होता है, ठीक है, जिसमें एटीट्यूड्स होते हैं, वैल्यूज़, इमोशनल रिस्पॉन्सेस, इन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। थर्ड जो डोमेन है वो है आपका साइकोमोटर डोमेन, जो आपका मेंटल स्किल्स, फिजिकल, साइकोमोटर स्किल्स से रिलेटेड होता है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्टली एट्रीब्यूट करता है फिजिकल स्किल्स को टू द इफेक्टिव डोमेन, ठीक है, क्योंकि ये साइकोमोटर डोमेन में आ जाएगा। और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि वो एट्रीब्यूट जैसे कि एटीट्यूड और इमोशंस को साइकोमोटर डोमेन से कोरिलेट करता है, वेयर एज वो इफेक्टिव डोमेन में बिलोंग करते हैं। सो ब्लूम को याद रखो एक लाइन में कि हेड, हार्ट एंड हैंड, ये याद रखना। हेड मतलब कॉग्निटिव, दिमाग की चीज़ें, हार्ट मतलब इफेक्टिव और हैंड मतलब साइकोमोटर, जो भी स्किल्स आप सीखते हो। कॉग्निटिव लेवल में नॉलेज टू इवैल्यूएशन होता है, दैट इज करेक्ट। इफेक्टिव डोमेन में फिजिकल स्किल्स होती हैं, तो वो रॉन्ग है क्योंकि आपके स्टेटमेंट में दे रखा था। और थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, साइकोमोटर स्किल्स को इमोशंस के साथ कर दिया था, इसमें उल्टा कर दिया था, इफेक्टिव में इमोशंस आएगा और साइकोमोटर में फिजिकल स्किल्स आएंगे। सो इसीलिए जो करेक्ट आंसर था वो ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट था, ठीक है। तो जब भी बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस मिले, ट्राई करो उन्हें ब्रेक डाउन करने में, आइडेंटिफाई करो कीवर्ड्स क्या है इन क्वेश्चंस में, और फिर उन बेसिस पे आप लोग अपने आंसर्स दे सकते हैं। सो यस, नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिचुएशनल क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि जो टीचर है वो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चों में जो है वो बढ़ाना चाहता है, इनकरेज करना चाह रहा है बच्चों को कि वो रियल वर्ल्ड सिनारियोस को एक्सप्लोर करें और अपनी जो भी उन्होंने थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करी है कंसेप्ट से वो उसमें अप्लाई करें। तो इस सिनारियो में टीचिंग मेथड कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट है? सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है केस स्टडी मेथड। तो देखिए इस सिनारियो में सबसे ज़्यादा जो यूजफुल रहेगा वो केस स्टडी मेथड रहेगा सबसे अप्रोप्रिएट, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, केस स्टडी मेथड में क्या करते हैं कि इट इन्वॉल्व्स बेसिकली जिसमें आप एनालाइज कर पाते हो रियल सिचुएशंस को और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को और फिर अप्लाई कर पाते हो आपकी नॉलेज को। तो ये जो मेथड होता है इसमें क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करा जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स इसमें देखी जाती हैं केस स्टडी मेथड में, ठीक है। लेक्चर मेथड जो होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है, उसमें पैसिव लर्निंग होती है। टीवी एंड प्रेजेंटेशन में विजुअल लर्निंग पे फोकस होता है और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पे सेल्फ बेस्ड इंडिविजुअल लर्निंग भी होता है। वेयर केस स्टडी मेथड होता है, कीवर्ड ध्यान से देखो, वो होता है रियल वर्ल्ड सिनारियोज को अप्लाई करते हो आप अपनी थियोरेटिकल नॉलेज और क्रिटिकल थिंकिंग की पावर को, ठीक है। तो आप रियल प्रॉब्लम को जब स्टडी कर रहे हो सो दैट इज बेसिकली केस स्टडी, ठीक है। सो दैट इज वाई जो करेक्ट आंसर होगा जिसमें आप थिंक भी कर रहे हो और आप अप्लाई भी कर रहे हो, सो दैट इज केस स्टडी मेथड। लेक्चर में आप सुन रहे हो, वीडियो में आप देख रहे हो और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में सेल्फ बेस्ड लर्निंग है, पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा आपका केस स्टडी मेथड। सो यस, नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। तो इसमें आपसे फेजेस पूछे गए थे सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग के करेक्ट सीक्वेंस में लगाने को। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिले होंगे। सो नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट सीक्वेंस। सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 1, दैट इज D, B, E and AC.
सो देखिए, जो लॉजिकल सीक्वेंस है सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग का, ठीक है, दैट इज़ कि सबसे पहले आप टास्क को एनालाइज करते हो, लर्नर जो है वो एग्जामाइन करता है कि क्या डिमांड है, ठीक है। सो बेसिकली आप अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि आपका टास्क है कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो आपने अपना टास्क समझ लिया कि आपको नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। फिर आपने उसके लिए प्लानिंग करी कि ठीक है इसमें क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगी, कहाँ से हमें पढ़ाई करनी है, एडुसीकर से हमें पढ़ाई करनी है, ये कंटेंट जो है वो हमें पढ़ना है, ये वीडियोस हमें देखनी है। फिर आपने अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करा, आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, आपने नोट्स बनाना स्टार्ट करे, एमसीक्यूज सॉल्व करना स्टार्ट करे। फिर आपने अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करा कि कौन सी यूनिट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा यूनिट आपका स्ट्रॉन्ग यूनिट है, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको फोकस करना है। और फिर आपने सेल्फ रिफ्लेक्ट करा, जब आपने एमसीक्यूज या मॉक टेस्ट दिया तो आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाए कि क्या आउटकम रहा, क्या लर्निंग की इफेक्टिवनेस रही, ठीक है। अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो इसका मतलब आपकी लर्निंग का जो प्रोसेस था सही था, और कहीं आपको लग रहा है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, तो आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है कि आप गलती कहाँ कर रहे हो एग्जाम में, या क्या आपके वीक लिंक्स है जिस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। सो दैट इज़ बेसिकली योर सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। सो यस, नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल। इससे भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे, तो इसमें भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि इसका सीक्वेंस जो है वो आपको बताना है। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, और इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज CADEBF। सो हाउ लेट्स डिस्कस। तो देखिए, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल जो है उसमें ये स्टेप्स जो हैं वो फॉलो होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है मॉडलिंग, फिर होता है कोचिंग, फिर होता है स्कैफोल्डिंग, फिर होता है फेडिंग, आर्टिकुलेशन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो यही करेक्ट इसका ऑर्डर होता है। तो ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा ट्रिकी होता है। देखो, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप का मतलब ये होता है कि आप पहले किसी चीज़ को बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, पर उसमें आप अपना सपोर्ट प्रोवाइड करें, पर धीरे धीरे वो सपोर्ट को आप लेस करें ताकि बच्चा जो है वो लास्ट में अपने आप से खुद सीख पाए, ठीक है। सो दैट इज़ बेसिकली योर कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल। मॉडलिंग का देखो मतलब ये होता है कि पहले आप खुद करके दिखाते हैं। कोचिंग का मतलब ये होता है कि आप स्टूडेंट को गाइड करते हो। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि आप एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हो। फिर धीरे धीरे फेडिंग में ये होता है कि आप अपना जो सपोर्ट है धीरे धीरे हटाने लगते हो ताकि बच्चे थोड़ा इंडिपेंडेंट हो। आर्टिकुलेशन में मतलब होता है कि जो स्टूडेंट है वो एक्सप्लेन कर सकता है चीज़ें, उसको वो चीज़ें समझ में आ पा रही हैं, और रिफ्लेक्शन में जो स्टूडेंट जो है वो कंपेयर कर सकता है। सो दैट इज़ बेसिकली योर कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल। सो येस, नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपको यूनेस्को के पिलर्स ऑफ लर्निंग जो थे उनको मैच करना है विद देयर डिस्क्रिप्शंस। सो बेसिकली टेबल का ये क्वेश्चन है, पर क्योंकि टेबल जब हम बनाते हैं तो स्पेस बहुत ज़्यादा गिर जाता है, और यूट्यूब पे मुझे लग रहा था कि टेक्स्ट कम दिखेगा, तो इसीलिए हमने इस फॉर्मेट में रखा है, आप मैच कर सकते हो। सो येस, द करेक्ट ऑप्शंस, आपको जो ऑप्शंस देती हूँ मैं, फिर उसमें से आप करेक्ट आंसर बताइएगा चूज़ करके। आप चाहो तो इसे पॉज कर सकते हो वीडियो को। सो दीज आर योर फॉलोइंग ऑप्शंस, और इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। सो देखिए, यूनेस्को की जो 4 पिलर है उनका जो करेक्ट मैच है वो ऐसे है कि देखो, जो लर्निंग टू नो वाला है आर ऑप्शन, वो मैच करेंगे आप, जिसमें होगा कि आप इन्फोसाइज कर पा रहे हो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज के साथ, स्किल्स के साथ, कॉम्पिटेंसीज के साथ। लर्निंग टू डू जो है पी वाला, दैट हाईलाइट्स कि आप कैसे प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप कर पा रहे हो, प्रोडक्टिव वर्क को। लर्निंग टू लिव जो है एस वाला, दैट एम्फोसाइजेज ऑन सोशल स्किल्स एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। और लर्निंग टू बी जो है वो मैच करेगा, फोकसेस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो देखो, ये 4 पिलर्स हैं, इनको कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे लॉजिक से याद कर सकते हो। नो, डू, लिव एंड बी। नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लर्निंग डिसऑर्डर से ये क्वेश्चन है जिसमें आपको कैरेक्टराइज करना है अंडरस्टैंडिंग, जब आती है किसी बच्चे को डिफ़िकल्टी आती है अंडरस्टैंड करने में और मैनिपुलेट करने में नंबर्स को, ठीक है, अरिथमेटिक फैक्ट्स को, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को मेमोराइज करने में, तो वो आपका कौन सा लर्निंग डिसऑर्डर होता है। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ डिसकैलकुलिया। सो डिसकैलकुलिया जो लर्निंग डिसऑर्डर है दैट इज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू मैथमेटिकल एबिलिटीज़, जिसमें जो बच्चे होते हैं वो नंबर्स से में जो है उन्हें प्रॉब्लम होती है, दे स्ट्रगल विद नंबर्स, उन्हें समझने में, उनको मैनिपुलेट करने में, या अरिथमेटिक फैक्ट्स को याद रखने में, ठीक है। सो डिसलेक्सिया जो होती है वो रीडिंग एंड लैंग्वेज से रिलेटेड होती है। डिस्ग्राफिया जो होती है वो राइटिंग एबिलिटीज से होती है, और जो वो होता है APD, दैट इज़ ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, वो प्रोसेसिंग और इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड होता है। सो जो नंबर से रिलेटेड है लर्निंग डिसऑर्डर वो डिसकैलकुलिया है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। फाइन, सो यस,
नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको चूज करना है कि इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे करेक्ट आंसर क्या होगा। सो दीज आर योर फॉलोइंग ऑप्शंस। आप स्टेटमेंट रीड कर लीजिए और फिर देखिए कि क्या पहली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या इनमें से किसी स्टेटमेंट में कुछ डिस्पेरेंसी है। सो जब आप रीड करेंगे और अगर आपको करेक्ट आंसर पता है, सो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 कि जो स्टेटमेंट पहली है वो तो करेक्ट है पर जो स्टेटमेंट सेकंड है वो फॉल्स है। क्यों? देखिए, जो पहली स्टेटमेंट है वो ये कहती है वो करेक्ट इसलिए है क्योंकि पहली स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज जो PDF होता है दैट स्टेट्स द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल टीचिंग में, ठीक है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें पता होता है कैसे ऑर्गेनाइज करना है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, कैसे प्रोसेस करना है। इसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट करा जाता है, जैसे रिहर्सल हो गया, इलैबोरेशन हो गया, ठीक है, न्यूमेरिक्स का इसमें यूज़ करा जाता है। मेटाकॉग्निटिव स्किल्स जो होती हैं वो बच्चों की बच्चों की वो प्रमोट करी जाती हैं, जैसे सेल्फ रेगुलेशन एंड रिफ्लेक्शन। सो दैट इज़ बेसिकली अ मॉडर्न टीचिंग मॉडल्स, ठीक है ना। जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो इसलिए फॉल्स है क्योंकि मेटाकॉग्निशन जो है वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे वर्क नहीं करता, फोकस नहीं कर सकता। जो मेटाकॉग्निशन है वो एम्फसाइज करता है रीइंफोर्समेंट पे, जो हमने पहले डिस्कस करा था। वेयर एज जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल होता है वो फोकस करता है बच्चों के बिहेवियर को शेप करने में, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को, ठीक है। सो दैट इज़ बेसिकली योर रॉन्ग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट सेकेंड में देखो, बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो मॉडल है वो रिवॉर्ड, पनिशमेंट, बार बेस्ड होता है, ठीक है। मेटाकॉग्निशन नहीं होता। मेटाकॉग्निशन इज अबाउट योर मेमोरी, ठीक है। मेटाकॉग्निशन इज अबाउट योर कॉग्निटिव स्किल्स, इट्स नॉट रिलेटेड टू योर बिहेवियर। सो यस, स्टेटमेंट सेकंड जो है वो फॉल्स है। नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्वयं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इससे आपको आए दिन क्वेश्चंस देखने को मिलते ही एग्जाम में। सो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको चेक करना है कि वो स्वयं से रिगार्डिंग करेक्ट हैं या नहीं, एंड उसी बेसिस पे आपको करेक्ट आंसर देना है। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कि जो पहली और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो जो है करेक्ट हैं, ठीक है। सो देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड इसलिए करेक्ट है कि स्वयं जो है उसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स, ठीक है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च करा गया था 9 जुलाई 2017 में, तो ये करेक्ट है, ठीक है। और जो स्टेटमेंट थर्ड है वो ये कहता है कि कोर्सेज जो है स्वयं में वो 4 क्वाड्रेंट्स में ऑर्गेनाइज हैं, तो वो भी करेक्ट है। और जो चारों क्वाड्रेंट्स दे रखे हैं वो भी बिल्कुल करेक्ट है। वीडियो ट्यूटोरियल पहला क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट ई कंटेंट होता है, थर्ड सेल्फ असेसमेंट होता है और फोर्थ होता है आपका डिस्कशन फोरम। स्टेटमेंट सेकंड कहता है कि जो प्लेटफॉर्म है वो बेस्ड है 4 प्रिंसिपल्स पे, एक्सेस, सिक्योरिटी, क्वालिटी एंड इनोवेशन, तो वो करेक्ट नहीं है क्योंकि जो स्वयं के जो प्रिंसिपल्स है वो 3 प्रिंसिपल्स हैं, 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स है, जो है एक्सेस, सिक्योरिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। इनोवेशन उसका पार्ट नहीं था। सो यस, दैट इज वाई सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सो या, नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका टीचिंग मॉडल से रिलेटेड है, ठीक है, और उनके की फीचर से रिलेटेड है। अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग का ये क्वेश्चन है, एक बार आप चाहो तो इसे पॉज कर सकते हो, मैच कर सकते हो और फिर आप इसमें से अपने करेक्ट आंसर्स जो हैं वो चूज कर सकते हैं। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए, जो सोक्रेटिक टीचिंग मॉडल है उसमें क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग को इंकरेज करा जा रहा है थ्रू क्वेश्चनिंग एंड डायलॉग। Then next is your second statement which is classical, second model which is classical humanist model. Classical humanist model में creativity को promote करा जाता है, motivation को promote करा जाता है बच्चों को, और एक supportive environment जो है वो provide करा जाता है। तो वो आपका जो नेक्स्ट मॉडल है वो है आपका पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल, तो वो जो है वो करेक्ट मैच करेगा थर्ड के साथ, विच इज़ फोकस करता है सेल्फ अवेयरनेस पे, सेल्फ स्टीम पे और इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करने के लिए। देन जो लास्ट है वो है आपका इंटरेक्शन टीचिंग मॉडल, जिसमें आपका कम्युनिकेशन को इन्हांस करा जाता है, कोलैबोरेशन को इन्हांस करा जाता है और ग्रुप डिस्कशंस को इन्हांस करा जाता है। सो बेसिकली सोक्रेटिक मॉडल इज रिलेटेड टू क्वेश्चनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। क्लासिकल ह्यूमनिस्टिक मॉडल जो होता है वो सपोर्टिव और क्रिएटिविटी को सपोर्ट करता है। पर्सनल डेवलपमेंट में सेल्फ अवेयरनेस होती है और इंटरैक्टिव मॉडल में कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन होता है। तो जो करेक्ट मैच होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। सो यस, नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि एक जो टीचर है, ठीक है, वो अपने कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करता है और बच्चों से कहता है कि आप जो है इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, ठीक है, क्लियरली, और आप गैदर करो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड, और फिर डिफरेंट पर्सपेक्टिव को एनालाइज करने के बाद एक लॉजिकल सोल्यूशन जो है आप प्रोवाइड करिए।
तो ये जो लेवल ऑफ टीचिंग है ये कौन से लेवल पे आप एम्प्लॉय कर सकते हो, इस लेवल की टीचिंग. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल. तो देखिए ये जो सिनेरियो है ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को डिफाइन करता है. रिफ्लेक्टिव लेवल जो टीचिंग है वो हंट ने प्रपोज करी थी. ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होती है जिसमें प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोचेस को अडॉप्ट करा जाता है. स्टूडेंट से है एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो जो है प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च करेंगे, एक अप्रोच देंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक अप्रोच वो अपनाएंगे. तो इस लेवल पे जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी ओपन और इंडिपेंडेंट होता है और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करा जाता है कि आप खुद से कुछ नया इसमें इनपुट दीजिए. बच्चे जो होते हैं उनका एक्टिव रोल होता है और जो टीचर का होता है वो इतना एक्टिव रोल नहीं होता. तो इसीलिए ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को लर्नर सेंटर टीचिंग भी माना जाता है. इसमें इम्फेसाइज होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन को, डेफिनेशन को और सोल्यूशन फाइंडिंग पे. ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली योर करेक्ट आंसर, दैट इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. ठीक है, कि स्टूडेंट जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर एक सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे. सो यस, नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा कौन सा टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है जिसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कंपेयर करा जाता है टुवर्ड्स अ प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड. ठीक है, and it emphasizes on mastery of specific knowledge and skills. So now you have the following options, और इसमें से जो correct answer है that is your option number 4th, which is criteria referenced evaluation. तो देखिए क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस होती है वो प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया से रिलेटेड होती है. ठीक है, एक पहले से कोई क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड जो है वो आपका फॉर्म कर दिया गया, उसके बेसिस के ऊपर आपकी नॉलेज को टेस्ट करा जाएगा. अब जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो उस डिफाइंड क्राइटेरिया या बेंचमार्क को रीच आउट कर पाते हैं तो वो पास होते हैं, नहीं कर पाते तो वो फेल होते हैं. अच्छा, क्राइटेरिया और नॉर्म रेफरेंस दोनों को साथ में ले आ जाता है कि जो नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन होता है वो स्टूडेंट्स को कंपेयर करता है पीयर्स के साथ. फॉर्मेटिव में मैंने आपको बताया तो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, सबमिटिव एट द एंड होता है लर्निंग आउटकम्स का. तो क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन बेसिकली क्राइटेरिया के बेसिस पे होती है. यहाँ कंपैरिजन होता है कि स्टूडेंट, यहाँ जो कंपैरिजन है वो एक चीज़ याद रखिएगा, क्राइटेरिया बेस में स्टूडेंट्स के बीच में नहीं हो रहा, कंपैरिजन स्टैंडर्ड्स के साथ हो रहा है. ठीक है, तो इसीलिए दैट इज़ द करेक्ट आंसर. सो या now let's move with the next question. So next question is related to instructional facilities. Instructional facilities में different categories होती हैं. ये जो नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ है उनसे रिलेटेड है. सो मैच ऑफ द फॉलोइंग का ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सी कैटेगरी किस फैसिलिटी में बिलोंग करती है, कि जो डिस्प्ले बोर्ड्स हैं वो किस फैसिलिटी में आते हैं. ठीक है, या 3D फैसिलिटीज़ हैं, ऑडियो फैसिलिटीज़ हैं, ग्राफिक फैसिलिटीज़ हैं, वो किस उसमें आ रही हैं. तो ये आपको कैटेगरीज और फैसिलिटीज़ दी गई हैं. सो नाउ यू हैव टू चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए. सो लेट्स डिस्कस. तो देखिए जो नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ हैं दीज आर एज फॉलोज, कि जो चार्ट्स एंड जो फ्लैश कार्ड्स हैं दे फॉल अंडर ग्राफिक फैसिलिटीज़. मॉडल्स एंड मॉकअप्स जो होते हैं वो 3D फैसिलिटीज़ में आता है. ब्लैक बोर्ड्स एंड बुलेटिन बोर्ड्स डिस्प्ले बोर्ड्स में की कैटेगरी में आता है. और जो रेडियो रिकॉर्डिंग से बहुत इजी है ये मैच करना, वो ऑडियो फैसिलिटीज़ में आता है. ये जो फैसिलिटीज़ होती हैं दे आर प्रेजेंटेड विदाउट प्रोजेक्शन इक्विपमेंट्स, सो इसलिए इनको नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ बोला जाता है. सो येस, now let's move with the next question. So the next question is related to teaching software. So now you have the two statements, एक Kahoot से related है और एक Turnitin से related है. So now you have to choose the correct answer from the options given below. और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3rd, की स्टेटमेंट पहली जो है वो तो ट्रू है पर जो स्टेटमेंट सेकंड है वो फॉल्स है. क्यों? देखिए जो स्टेटमेंट पहली है वो Kahoot के बारे में बात करती है कि Kahoot जो सॉफ्टवेयर है उसको आप गेम बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप क्विज़ेस में के फॉर्म में लर्निंग करने के लिए यूज़ करते हैं, इंटरैक्टिव असेसमेंट्स के लिए. ठीक है, क्लासरूम कॉम्पिटिशन्स में यूज़ करते हैं. तो ये करेक्ट है. स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स है क्योंकि टर्निटिन एक जो सॉफ्टवेयर है वो आप क्विज क्रिएशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते. टर्निटिन जो सॉफ्टवेयर है इसे आप प्लेगरिज्म डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, एकेडमिक इंटीग्रिटी के यूज़ करते हैं. ठीक है, रिसर्च में ज़्यादातर इसका यूज़ करा जाता है. सो इसीलिए ये करेक्ट है कि टर्निटिन जो स्टेटमेंट है उसमें ये बोला गया था कि टर्निटिन जो है वो यूज़ करा जाता है लाइव क्विज कॉम्पिटिशन्स को क्रिएट करने के लिए. तो वो रॉन्ग है, टर्निटिन को आप लोग क्विज क्रिएशन के लिए यूज़ नहीं करते, प्लेगरिज्म डिटेक्शन ये टूल है. सो दैट इज़ वाई स्टेटमेंट सेकंड इज़ फॉल्स. तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3rd, कि जो पहली स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है पर जो स्टेटमेंट सेकंड है वो फॉल्स है. सो यस, नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन. सो द लास्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू
अगेन टू स्वयं, ठीक है, इसमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी गई हैं. सो नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है. सो येस, दीज आर योर फॉलोइंग ऑप्शंस. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कि ऑप्शन नंबर 1 कि जो पहली और थर्ड स्टेटमेंट है वो ही करेक्ट है. तो देखिए सारी आप चीज़ों को समझ लीजिए स्वयं के बारे में, फिर आप खुद ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे. देखिए सबसे पहला है कि जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो फैक्चुअली एक्यूरेट होने चाहिए. तो स्वयं को डेवलप करा गया था MHRD AICT के साथ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. ये करेक्ट है. इसको लॉन्च करा था 9 जुलाई 2017, ये भी करेक्ट है. और स्वयं में जो कोर्सेज होते हैं वो क्लास 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के होते हैं, तो ये भी करेक्ट है. स्वयं का पर्पस है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. तो इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है. स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्वयं का जो कोर्स स्ट्रक्चर है, जो क्वाड्रेंट 1 होता है, दीज कवर्स वीडियोस, ठीक है, ईच लेक्चर जो है वो 30 मिनट से एक्सीड नहीं कर सकता. और जो स्टेटमेंट है वो रॉन्गली स्वैप करता है इन वैल्यूज़ को. इसीलिए स्टेटमेंट सेकंड जो है वो फॉल्स है कि लेक्चर जो है वो 30 मिनट से एक्सीड नहीं हो सकता, और जो पूरा जो कोर्स है वो 20 आवर्स का अप्रॉक्स होता है. स्टेटमेंट थर्ड है वो करेक्ट है कि स्वयं की जो टैगलाइन है वो है शिक्षित भारत उन्नत भारत, ये करेक्ट है. और स्वयं जो है वो इंडिया का मूक्स प्लेटफॉर्म है, तो ये करेक्ट है. स्टेटमेंट फोर्थ इनकरेक्ट है क्योंकि ऑफिशियल लिस्ट में स्वयं के 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, ठीक है, दीज आर एज फॉलोज. और जो IIM भी है, दैट इज IIM बेंगलोर, वो एक नेशनल कोऑर्डिनेटर है, स्टेट कोऑर्डिनेटर नहीं है जैसे आपके ऑप्शंस में दे रखा था. एंड दीज आर योर फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं. सो येस, देयरफॉर ऑप्शन फोर्थ इज फॉल्स. सो येस, देयरफॉर स्टेटमेंट फोर्थ जो है वो फॉल्स है कि अमंग द नेशनल कोऑर्डिनेटर्स जो स्वयं में है NCERT CEC NPTEL जो है वो इंक्लूडेड है, पर बट IIM बेंगलोर जो है वो नहीं है. पर IIM बेंगलोर आप देख सकते हैं कि लिस्ट में है. सो देयरफॉर दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. सो स्टेटमेंट फोर्थ इज फॉल्स. So yes, these were some of the questions related to teaching aptitude. I hope you find this video helpful. Then please do like, share and comment, and stay tuned for the more upcoming videos. We'll try to bring more creative questions, more exam related and exam oriented questions in the next sessions. So yes, thank you.